नमस्कार दोस्तों, गीतांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। इस क्लास के अंदर हम जनवरी से लेकर सितंबर तक का जो भी करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स इंटरनेशनल अफेयर्स जो भी इवेंट्स हुए हैं पिछले 7-8 मंथ के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले है G7 का 49वां शिखर सम्मेलन। तो ये जो जो हमारी क्लास है ये प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मेंस के हिसाब से बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट है, लेकिन उसको हम नेगलेक्ट करते हुए जो प्रीलिम्स के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही डिस्कस करेंगे और किससे प्रश्न बन सकता है वो हम देखेंगे। तो पहला ही हमारा जो महत्वपूर्ण इवेंट है वो है G7 का 49वां शिखर सम्मेलन। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ हिरोशिमा में। हिरोशिमा कहाँ पर है? फेमस शहर है, सभी जानते हैं। हिरोशिमा जापान के अंदर है। यहाँ पर जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो इसी शहर में जापान में ये आयोजित किया गया। तो ध्यान रहे जापान में इसका आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि एक ही दुनिया को दिखा सके कि हिरोशिमा इतना बर्बाद होने के बाद भी किस प्रकार से आज डेवलप है। तो G7 का जो मीटिंग हुई, शिखर सम्मेलन हुआ, वो जापान के हिरोशिमा शहर में हुआ। तो जो G7 जो ग्रुप है ये एक एलिट ग्रुप है वेस्टर्न कंट्रीज का। इस जो ग्रुप के अंदर कौन कौन से देश हैं? 7 कंट्रीज है मेजर। 2 उत्तरी अमेरिका की जिसमें है कनाडा और यूएसए, 4 हैं इसमें यूरोप की जिसमें है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली, और इसके अलावा एकमात्र एशियाई कंट्री है वो इसके अंदर है जापान। तो इस प्रकार से ये 7 बड़ी कंट्रीज हैं। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1973। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका गठन क्यों हुआ? इसका गठन होने का मेन कारण ये था कि 1973 के अंदर एक खाड़ी संकट पैदा हो गया था। जो अरब के देश थे या फिर जो उस टाइम क्रूड ऑयल के जो उत्पादक मुख्य राष्ट्र थे, उन्होंने क्या किया है कि जो तेल थे उसके ऊपर एक मोनोपोली स्टार्ट कर दी। वो दूसरे देशों को एक प्रकार से ब्लैकमेल करने लगे कि हम उनको तेल नहीं बेचेंगे। तो इसी को देखते हुए ये जो 7 वेस्टर्न कंट्रीज थी उस समय ये 7 बड़ी मेजर इकोनॉमीज भी थी। आज तो जो मेजर इकोनॉमीज के अंदर भारत और चीन जैसे महत्वपूर्ण देश शामिल हो गए, लेकिन उस समय इटली और फ्रांस जैसे देश भी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। तो उस समय ये जो 7 देश एक साथ आए और G7 ग्रुप का इसी प्रकार से निर्माण हुआ। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, तो भारत बतौर गेस्ट के तौर पर इसमें शामिल होता है। भारत का डायरेक्ट ना तो सदस्य है ना ही कोई पर्यवेक्षक देश है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश चीन को काउंटर करने के लिए G7 में प्रतिवर्ष शामिल होते हैं। इससे पहले भी जो 2022 का G7 का जो ग्रुप का सम्मेलन हुआ वो जर्मनी में हुआ था, वहां पर भी भारत गेस्ट के तौर पर गया था। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 10 सूत्री कार्य योजना पेश की। तो ये जो कार्य योजना क्या थी ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो ये कार्य योजना है वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए बस ये एक बार अपने गो थ्रू कर लिया कि पीएम मोदी ने एक 10 सूत्री कार्य योजना पेश की थी। साथ में है कि पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है जापान के अंदर। आगे हैं प्रधानमंत्री ने पीस मेमोरियल म्यूजियम में भी यहाँ पर भी शिरकत की इन्होंने। तो ये इसके आउटकम है। आउटकम तो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बस ये है कि जो G7 का इस साल का जो शिखर सम्मेलन जापान की हिरोशिमा शहर में हुआ और इसके 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। G7 की मीटिंग के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। ये 6 दिवसीय यात्रा थी जो कि 19-24 मई के बीच संपन्न की गई, और किसी भी भारत के प्रधानमंत्री की ये पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा है। पापुआ न्यू गिनी कहाँ पर है? तो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इस जगह पर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तो इसी जगह पर छोटे छोटे बहुत सारे द्वीपीय देश हैं जिसमें भी एक बड़ा देश है वो है पापुआ न्यू गिनी। तो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है यहाँ की। आगे हैं हिंद प्रशांत द्वीपीय सहयोग फोरम FIPIC समिट की मेजबानी की गई इसी देश के अंदर, और जो ये समिट है इसके अंदर 14 द्वीपीय देश शामिल हैं और एक भारत शामिल है, यानी कुल 15 देश शामिल है इसके अंदर। 15 देश ये एक प्रकार से ग्लोबल वॉइस का काम करते हैं, ग्लोबल साउथ वॉइस। भारत जो कि ग्लोबल 2 गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। तो जनरली माना जाता है जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो राष्ट्र हैं वो विकसित हैं और दक्षिणी गोलार्ध के राष्ट्र वो विकासशील हैं। तो ये एक प्रकार से भारत इन सभी देशों को साथ लेकर आ रहा था, क्योंकि दक्षिणी जो गोलार्ध के छोटे छोटे देश हैं उसके एक प्रकार से वो एक लीडर बन सके। तो इस प्रकार से भारत और 14 द्वीपीय जो देश हैं इनकी एक भागीदारी का फोरम है जिसका नाम है IPICC समिट। ये इसकी तीसरी कॉन्फ्रेंस थी। आगे हैं फिर इसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया। तो यहाँ पर भी ये गए भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की सिडनी के अंदर, और वहाँ पर जो हैरिस पार्क है उसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है।
तो अपने को ध्यान में रखना है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मेलन। जो G7 का जो ग्रुप की मीटिंग हुई थी जापान के हिरोशिमा शहर में, तो उसी वक्त यहाँ पर क्वाड की मीटिंग भी कर ली गई थी। तो क्वाड क्या है? क्वाड का मतलब एक प्रकार से चतुर्भुज है, यानी कि जो 4 रेखाओं को जोड़ने वाला है। यहाँ पर अपने को पता है इंडिया है हमारा, यहाँ पर है जापान, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर है USA। और ये जो पूरा रीजन है ये है इंडो पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पर चाइना की इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ये चारों देश मिलकर के साथ आए, तो इसीलिए इस ग्रुप का नाम बन गया क्वाड। ये देखो चारों रेखाएं ये यहाँ पर मिलती हैं, तो इस प्रकार से ग्रुप का नाम पड़ गया क्वाड। तो क्वाड की शुरुआत कब की थी? तो क्वाड की शुरुआत 2007 में की गई थी। पहली बार 2007 में इसकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया था। इसकी जो मीटिंग का शुरुआत है, जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मेन जो आइडिया है वो शिंजो आबे ने दिया था। शिंजो आबे कौन है आप जानते होंगे, अभी तो इनकी हत्या कर दी गई थी जापान के अंदर। तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। तो उस समय ये जापान के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के आइडिया पर चारों देश साथ में आए थे। उसके बाद ये क्वाड शिखर सम्मेलन ठंडे बस्ते में चला गया था, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया था वो खुल करके चाइना के विरोध में नहीं आना चाहता था। तो इसी कारण USA और जो भारत था वो भी इससे पीछे हट गया। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो ये ग्रुप वापस सक्रिय हुआ। तो पहला तो अपने लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो क्वाड शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये जापान के हिरोशिमा में हुआ था। और इसके सदस्य देश कौन से हैं? तो सिंपल ही है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। जारीकर्ता कौन है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसके जारीकर्ता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये क्वेश्चन में आ जाएगा। इसके जारीकर्ता 4 आपको नाम में दे देंगे ऑप्शन के अंदर, और एक ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स भी दे देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत की रैंक इसमें 161वीं है। लगातार भारत की रैंक इसके अंदर गिर रही है। भारतीय मीडिया को देखते हुए इसकी रैंक लगातार पिछले 4-5 वर्षों से गिरी रही है। जो इसके शीर्ष देश हैं वो है नॉर्वे। जो स्कैंडिनेवियन कंट्री, ये लगातार कहीं ना कहीं टॉपर आती रहती हैं। आगे एक एक लाइन का एक करंट अफेयर्स ऑन है। किंग्स चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी कैमिला का राज्याभिषेक हुआ। इसे पूर्व महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि इनकी माँ थी किंग्स चार्ल्स की, उनका वर्ष 1953 में उनको ताज पहनाया गया था। तो 1953 से डायरेक्ट 2023 में अगला जो ब्रिटेन का और जो राष्ट्रमंडल है उनका अध्यक्ष चुना गया, किंग्स चार्ल्स तृतीय। आगे है बेरेनिस। बेरेनिस क्या है? तो मिस्र में लाल सागर किनारे स्थित प्राचीन बंदरगाह जहाँ बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई। तो बेरेनिस और कहाँ है? तो लाल सागर के किनारे मिस्र के अंदर। यहाँ पर ये सऊदी अरब है और ये यहाँ पर अफ्रीका है। तो यहाँ पर यह है मिस्र और यहाँ पर लाल सागर आ जाता है। तो इसी जगह पर है बेरेनिस। आप साथ में लोकेशन देखते रहिए ताकि आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएं। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें वुमन की स्थिति कैसी क्या है वो इसमें दिखाई गई है। जारीकर्ता कौन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत 127वां स्थान प्राप्त हुआ, 2022 में 135वां था, यानी कि भारत की रैंक में सुधार हुआ। और लेकिन फिर भी हमारी रैंक संतोषप्रद नहीं है, काफ़ी पीछे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड विश्व आर्थिक जो मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी जितने भी रिपोर्ट हैं, 4-5 रिपोर्ट आती है इसकी, वो सभी इंपॉर्टेंट है, वो आप एक बार देखकर चले जाइएगा। बाकी अपन आगे चलते इसके सूचकांक कौन कौन से हैं, सूचक कौन कौन से हैं। जो विश्व जेंडर गैप रिपोर्ट है इसके महत्वपूर्ण 4 सूचक हैं। पहले है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, दूसरा है शिक्षा का अवसर, तीसरा है आर्थिक भागीदारी और अवसर, और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इन चारों पैमानों के आधार पर किसी देश को रैंक दी जाती है। तो भारत का प्रदर्शन कहाँ पर खराब रहा, कहाँ पर अच्छा रहा, इसको मिलाकर ऑल ओवर जो रैंक थी वो 127वीं थी। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, जारीकर्ता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और भारत की रैंक क्या है, तो 127वीं रैंक आई भारत की। आगे एक इंडेक्स और देख लेते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स। जारीकर्ता कौन है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें इंडिया की रैंक 126वीं आई है। इस रैंक इसमें तो 127वीं और इसमें 126वीं। ये एक NGO है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जो जारी करता है। एक NGO है, ये कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड NGO, यानी कि एक ऑस्ट्रेलिया का NGO है ये प्रतिवर्ष जो पीस के हिसाब से कौन कौन से देश
अच्छे हैं और कौन से देश बुरे हैं, उसके हिसाब से इन्होंने रैंक दी है। भारत की बहुत अच्छी रैंक नहीं है, लेकिन 126वीं रैंक है। आगे है सुरक्षा परिषद। तो यहाँ बात हो रही है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की। तो 5 नए अस्थायी सदस्यों को चुना गया है। 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं, उससे पहले अपन देख लेते हैं यूएन जो ये सुरक्षा परिषद है उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। उनमें से हैं 10 तो अस्थायी और 5 स्थायी ये होते हैं। स्थायी के अंदर सभी अपन को नाम पता है। स्थायी में कौन कौन से हैं, स्थायी के अंदर यूएसए हैं, रशिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। ये पांचों स्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी देश हर 2 वर्ष में चुने जाते हैं। भारत भी 2021-22 में था यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य रहा है। तो अभी जो नए सदस्य हैं और कौन कौन से हैं वो हैं अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया, कोरिया का मतलब दक्षिण कोरिया से हैं, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। तो ये 5 नए अस्थायी सदस्य देश सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य बने हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में बस चुनाव का एक तरीका होता है जिस पर एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे दक्षिणी एशिया में कोई भी एक देश चुनाव लड़ेगा और या फिर 2 देश चुनाव लड़ेंगे, उनमें से जो जीतेगा वही बनेगा। तो जब भारत 2021-22 में आखिरी बार बना था तो वो अफगानिस्तान की सीट थी, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान से आग्रह किया था कि वो सीट उसको भारत को मिल जाए, तो भारत 2021-22 में ये वहां पर चुना था। भारत अभी तक 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है अभी तक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिक्योरिटी काउंसिल का भारत अस्थायी सदस्य 8 बार बन चुका अभी तक। सुरक्षा परिषद यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, जनरल असेंबली हो गई, सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, बात अपन कर ही रहे हैं। इसके बाद ट्रेजरशिप काउंसिल हो गई, और ये सचिवालय हो गया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गए, और ये कि इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल हो गई है। तो ये यूएन के 6 प्रमुख अंग है। 6 के नाम याद होने चाहिए। इसी को लेकर फिर अलग अलग अंग है। जनरल असेंबली कौन से अंग है, ये इकोनॉमिकल और सोशल असेंबली है, इसके कौन कौन से और अंग है, छोटे छोटे अंग और कौन कौन से हैं। तो ये वापस बहुत सारी बड़ी चेन बन जाती है इसकी। आगे अपन देख रहे हैं तो जो ये अस्थायी सदस्य हैं 10, पहले ये अस्थायी सदस्य 6 ही हुआ करते थे, यानी कि कुल जो सदस्य वो 11 हुआ करते थे 1963 के अंदर। बाद में अनुच्छेद 23 में संशोधन किया गया और 4 नए अस्थायी सदस्यों को शामिल किया गया। तभी से 10 तो अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं। अभी भारत और दूसरे विकासशील देश प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्यता मिल जानी चाहिए। आपको पता है एक देश का ग्रुप है G4 नाम, शायद उसका पूरा नाम G4 ही है, और उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो उसमें जर्मनी शामिल है, जापान शामिल है, भारत शामिल है और एक ब्राज़ील शामिल है। तो इन देशों की मानना है कि ये भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के हकदार हैं। तो ये G4 का ग्रुप हो गया एक, ये मांगे अपने रखते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं और एक बार इसको ICJ और ICC का अंतर देख लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अभी ये यूएन के 6 अंगों में से एक है, हमने यहाँ पर देखा है। तो इसमें अब करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण कॉन्टेक्स्ट ये किए हैं कि जो ये ICC है यानी इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट, ये यूएन का पार्ट नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये न्यूज़ में इसलिए है कि इसने रूस के जो राष्ट्रपति हैं अभी पुतिन, तो उनको इन्होंने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। इसने गिरफ्तारी का वारंट क्यों जारी किया, तो इसको जानने के लिए पहले अपन दोनों में अंतर करेंगे और फिर इसकी बात करेंगे। तो पहला ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, ये तो है यूएन का पार्ट, ये यूएन का पार्ट है, 6 अंगों में से एक ये अंग है। और ICC इसकी स्थापना बाद में हुई 2002 में, और ये एक इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, एक संधि हुई रोम ट्रीटी उसके अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई है। तो जो ICJ है उनकी स्थापना 1946 में हुई और ICC की स्थापना हुई 2002 में रोम ट्रीटी के तहत। आगे है इनकी जो लोकेशन कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोनों का मुख्यालय हेग के अंदर है। हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड के अंदर। तो मुख्यालय दोनों का सेम है। और किस टाइप के दोनों केस लड़ते हैं, तो जो यूएन का जो ICJ है, ये जो 2 पार्टीज होती हैं, यानी कि जो 2 देशों के मध्य जो डिस्प्यूट होते हैं वो ये उन्हीं को सॉल्व करता है। जैसे कि बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट हो गई, या फिर मैरीटाइम डिस्प्यूट हो गई, या फिर इसी प्रकार का ट्रेड या नेचुरल रिसोर्स को लेकर के 2 देशों के मध्य, 2 पार्टियों के मध्य अगर कोई विवाद हो गया हो तो ये उसको सुलझाता है। जबकि जो ICC जो कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये जीनोसाइड, क्रिमिनल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या फिर वार क्राइम, तो इनके खिलाफ जो ICC होता है वो काम करता है। तो इसी को लेकर के
पुतिन के ऊपर आरोप लगे और उनको आईसीसी द्वारा सजा सुनाई दी गई है। यानी कि जो इस ट्रीटी के सिग्नेटरी देश हैं, जितने भी देश हैं सिग्नेटरी, इंडिया उस सिग्नेटरी के अंदर नहीं है, इंडिया नहीं है, चीन भी नहीं है, रूस भी नहीं है और अमेरिका भी नहीं है, बड़े बड़े देश नहीं है इसके अंदर। तो जो भी इस देश के सिग्नेटरी और रेटिफाई की हैं, उस देश के अंदर अगर पुतिन चले जाते हैं तो वहां पर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो इसीलिए अभी ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था 2023 का, ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और दक्षिण अफ्रीका इस संधि को रेटिफाई की थी। तो पुतिन इसी वजह से, मेन बोला जा रहा है इसी वजह से इस देश में नहीं जा पाए दक्षिण अफ्रीका के अंदर। आगे अपन देखते हैं कि जो इसकी फंडिंग कहाँ से होती है। तो जो यूएन का जो आईसीजी है, इसकी फंडिंग तो होती है यूएन द्वारा ही, और इसकी फंडिंग होती है वो जो भी रोम स्टेट्यू जो संधि है उसमें जो सिग्नेटरी जो देश हैं वो इसके अंदर फंडिंग देते हैं, और इसके साथ ही गवर्नमेंट या फिर कोई एनजीओ या इंडिविजुअल भी इसके अंदर फंडिंग दे सकता है। तो ये अपन ने जान लिया आईसीजे और आईसीसी के बीच डिफरेंट, आप अच्छे से देख लेना, इसको इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोनों में अंतर। आगे है पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा। पीएम मोदी की फ्रांस की बेस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि बने। तो बेस्टिल नाम आपने फेमस सुना ही होगा, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 के अंदर, तो उसमें एक कुख्यात जेल थी बेस्टिल। तो वहाँ पर कई वर्षों से कैदी रखे जाते थे, 30 साल 50 साल, बहुत सारे 70 साल तक भी वहाँ कैद में थे। तो यहाँ पर जो क्रांतिकारी बेस्टिल के किले पर पहुंचे और वहाँ की जो जेल थी वहाँ के कैदियों को आज़ाद कर दिया। तो उसी की याद में प्रतिवर्ष 14 जुलाई को ये बेस्टिल डे परेड की जाती हैं। तो इस बार की मुख्य बात यह है कि जो पीएम मोदी को मुख्य अतिथि बनाया गया है। यहाँ पर भारतीय सेना की एक 3 अंगों की एक टुकड़ी भी शामिल हुई, जिसमें कुल 241 सदस्य शामिल हुए। पीएम मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया था। ये फ्रांस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार है, ये पीएम मोदी को मिला। इसके अलावा यूएई में गए थे, संयुक्त अरब अमीरात में, वहां पर भी पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से नवाजा गया। पीएम मोदी को अभी तक 15 से 16 अवार्ड मिल चुके हैं, जो कि 15 से 16 अवार्ड राष्ट्रीय लेवल के मिल चुके हैं अलग अलग देशों से, जो कि वहाँ के सर्वोच्च पुरस्कार हैं। आगे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। इसमें क्या है कि कोई भी देश है वो कितना ताकतवर है, ना कि सिर्फ सैन्य ताकत के हिसाब से, बल्कि वो जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रफल की दृष्टि से एक ऑल ओवर कौन से देश पावरफुल हैं। तो इसके अंदर न सिर्फ सैन्य ताकत देखी जाती है, बल्कि इसके अंदर जनसंख्या कैसी है, देश की इकोनॉमिक हालात कैसी है, क्षेत्रफल कैसा है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वो सारे पैमाने इसके अंदर आते हैं। जो स्किल्ड लेबर कितनी है, और वापस जो सेना है उसके अंदर तीनों सेनाओं में सबसे पावरफुल वापस कौन सी हैं, और कितने टैंक है, सब प्रकार से ये रैंक एक 60 मापदंडों को लेकर चलती हैं ऑल ओवर देश में, और उसी के आधार पर विभिन्न देशों को रैंक दी जाती है। जो पहले नंबर पर रैंक है वो है यूएसए की, दूसरे पर है रूस की, तीसरे पर चीन की, और चौथे पर भारत की, और 5 पर ब्रिटेन की। तो पहली तो इंडिया की जनरली कई वर्षों से चौथे नंबर पर आ रहा है इंडिया, और इसमें पॉइंट दिए जाते हैं, जिसके पॉइंट बिल्कुल 0-0 होंगे वो सबसे पावरफुल कंट्री होगा। तो लगभग यूएसए के 712 पॉइंट है, इसके अंदर 0.712 है, और 0.714 है रशिया के अंदर। यानी कि जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे उतना देश कमज़ोर होता जाएगा। तो सबसे कम पॉइंट है यूएसए के, इसलिए यूएसए सबसे पावरफुल कंट्री है। ये अपन ने देख लिया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। आगे है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आयोजन हुआ जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और 4 अन्य देशों को मिलकर के ब्रिक्स का गठन हुआ था। तो ब्रिक्स का गठन हुआ कब? तो ब्रिक्स का गठन वर्ष 2001 में एक इकोनॉमिक्स थे गोल्डमैन मैक्स, इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिक किया, उसमें इन्होंने जिक्र किया कि ब्रिक नाम का जिक्र किया, ब्रिक, जिसमें पहले अफ्रीका को काउंट नहीं किया था, दक्षिण अफ्रीका को काउंट नहीं किया गया था। तो गोल्डमैन मैक्स ने बोला था कि जो आने वाली 21वीं सदी है वो इन 4 कंट्रीज की हैं, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है और चाइना है। बाद में साउथ अफ्रीका को इसमें जोड़ लिया गया है। यानी कि जो ब्रिक्स हैं वो 21वीं सदी इनका है, ना कि यूरोप का। तो इसी को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए 2006 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी ब्रिक की। बाद में 2009 में इसकी प्रथम शिखर बैठक आयोजित की थी रूस के अंदर। ये अपन टाइमलाइन देख रहे हैं, ये पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि गोल्डमैन मैक्स ने ब्रिक्स का जिक्र किया था और 2006 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। आगे 2010 में दूसरी बैठक में ब्राजील में हुई थी ये बैठक, उसमें दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दक्षिण अफ्रीका इसमें बाद में शामिल हुआ था ब्रिक्स के अंदर। और ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की भी स्थापना की थी।
तो इस प्रकार से न्यू डेवलपमेंट बैंक एक प्रकार से वेस्टर्न कंट्रियों को चुनौती है इकोनॉमिकल के धरातल के ऊपर कि जो इनका दबदबा है ब्रेटन वुड प्रणाली। ब्रेटन वुड प्रणाली क्या है, जिसके अंदर ब्रेटन वुड प्रणाली हम सबने पढ़े रखा है कि IMF हुआ या फिर वर्ल्ड बैंक हुआ, तो ये ब्रेटन वुड प्रणाली के तहत वेस्टर्न कंट्रीज के ज्यादा फेवर में रहते हैं। तो इसी को चुनौती देखते हुए भारत और 4 अन्य देशों ने मिलकर के NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी, जिसको एक प्रकार से ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। पहले इसमें 5 सदस्य थे, अब बांग्लादेश, UAE वगैरह बहुत सारे देश और भी इसमें शामिल हो गए हैं। और आगे अपन देखते हैं तो इस जो जोहान्सबर्ग की मीटिंग हुई 2023 वाली, इसमें कुछ नए सदस्यों को भी ब्रिक्स में शामिल किया जाएगा। अभी तक ब्रिक्स में 5 सदस्य हैं, 1 जनवरी 2024 से इन 6 नए सदस्यों को शामिल कर लिया जाएगा, जिस पर सहमति बन चुकी है। तो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के हो जाएंगे अब 11 सदस्य, 6 और 5 11। नए सदस्य कौन कौन से होंगे? सऊदी अरब, UAE, ईरान, मिस्र, इथोपिया और अर्जेंटीना। तो आप देख सकते हो कि एक प्रकार से ये जो विकासशील देशों का ग्रुप भी है, इसके अंदर एक भी विकसित देश नहीं है। जो ये नए उभरते हुए विकासशील देश है, इनका ये ग्रुप है जो कि वेस्टर्न इकोनॉमीज को इकोनॉमी के फ्रंट पर चुनौती दे रहा है। आगे है ब्रिक्स देशों में दुनिया की लगभग 27% भूमि और 42% वैश्विक आबादी शामिल है अभी तक 5 देशों में। ये इसका 15वां सम्मेलन हुआ है। तो अपने महत्वपूर्ण सारी चीजें देख ही ली हैं कि ब्रिक्स में नए नए सदस्य कौन से हैं, अभी के सदस्य कौन से हैं, और इसका जो महत्वपूर्ण जो आयोजन कहाँ पर हुआ वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। प्री के हिसाब से एक तो आयोजन स्थल कहाँ पर है और सदस्य देश कितने हैं, वो आपको ध्यान में रहने चाहिए। आगे देखते हैं, जेंडर उत्तरदायी टूल किट लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। इसमें क्या है? तो इसमें महिलाओं के परिवहन और यात्रा संबंधित जो सेवाओं को बेहतर करना शामिल है। ये कहाँ पर है? तो ये भारतीय शहरों के अंदर महिलाओं को परिवहन की और यात्राओं की जो बेहतर सेवाएं हो मिले और सुरक्षित सेवाएं मिले, इस प्रकार से इसको जेंडर उत्तरदायी टूलकिट को लॉन्च किया गया है। तो अपने लिए इंपोर्टेंट बस एक ही है, किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड बैंक ने। आगे हैं अब्दुल्ला यामीन, ये वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं। ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इनको 11 वर्ष की सजा सुनाई गई है। तो अब्दुल्ला जो यामीन है, जो उनकी सरकार है पहले थी, और ये भारत के विरोधी हैं और चीन और पाकिस्तान के एक पक्षकार प्रधानमंत्री माने जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति माने जाते रहे वहाँ के। तो अभी इनको वहाँ पर सजा दी गई है और 11 वर्ष की सजा इनको दी गई है। तो अब्दुल्ला यामीन मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे। आगे हैं ईरान से संबंधित, महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान को वैश्विक महिला अधिकार निकाय से बाहर निकाला गया। तो जो पिछले वर्ष स्टार्ट हुआ, महसा अमीन की मौत से स्टार्ट हुआ था ये जो बुर्का विरोधी अभियान था ईरान के अंदर, तो इसी को लेकर के ये जो ईरान को है वैश्विक महिला अधिकार निकाय से बाहर निकाल दिया गया है। तो वन लाइन करंट अफेयर्स हैं ये। आगे स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, SKAO इसका शॉर्ट फुल नाम है। और ये क्या है? ये एक रेडियो टेलीस्कोप है। ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा, जिसका निर्माण 2028 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसका काम क्या है? इसका काम दो ही है, आइंस्टीन के सिद्धांतों और नए जीवन की खोज, यानी कि जो दूसरों ग्रह के ऊपर जीवन कितना पॉसिबल है ये देखना, और आइंस्टीन के जो सिद्धांत है उनको प्रूव करना, उनका टेस्ट करना एक प्रकार से। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तो इसकी स्थापना 2 देशों में हो रही है, 2 भागों के अंदर। एक तो कारू रेगिस्तान, ये कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। आप मैप ऑन रखिए, क्योंकि ये वर्ल्ड अफेयर्स है, तो इसके अंदर आपको साथ में मैप देखना भी जरूरी है, ताकि चीजें आपको ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा समय तक याद रहें। आगे है दूसरा पार्ट है इसका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ ऑस्ट्रेलिया का शहर है, तो इसका एक भाग ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में और एक कारू रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में, इसके 2 पार्ट हैं। और इसमें कुल 8 देश शामिल हैं इस पूरी परियोजना के अंदर। भारत इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखें, भारत शामिल नहीं है। लेकिन स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी क्या है? तो रेडियो टेलीस्कोप है, और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इसका निर्माण किया जा रहा है। आगे हैं जैव विविधता पर UN सम्मेलन, तो UNCBD, इसका पूरा नाम क्या है? UNCBD COP15, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 15वीं मीटिंग हुई। कहाँ पर हुई? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में 15वीं मीटिंग हुई, और इसमें कुनमिंग और मॉन्ट्रियल वैश्विक विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया। कुनमिंग का नाम क्यों आया? कुनमिंग चीन के अंदर है, लेकिन जो 2022 का सम्मेलन हुआ वो चीन में संपन्न नहीं हो पाया था। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को मॉन्ट्रियल में अपनाया गया कनाडा के, और ये UNCBD से संबंधित है।
तो इसमें क्या है इस फ्रेमवर्क के अंदर है 2030 तक 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्यों को पूरा करना है। लक्ष्य उद्देश्य ये क्या है, प्रीलिम्स के हिसाब से कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, ये मेंस में अगर अपन लिखे तो वो इंपोर्टेंट है, तो अपन अभी प्रीलिम्स को फोकस रखकर चीजें देख रहे हैं। तो 2030 तक इसके 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य हैं वो पूरे करने हैं। ये एचई जो टारगेट थे, एचई आपने इन्वायरमेंट पढ़ा हो तो एचई टारगेट है, ये उन्हीं के स्थान पर लाए जा रहे हैं। ये 20 टारगेट थे एचई जो कि बायोडाइवर्सिटी से संबंधित थे, जैव विविधता से संबंधित है एचई टारगेट। तो उन्हीं को सरपास करके अब जो ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। 2025 तक विकासशील देशों को $20 बिलियन और 2030 तक से प्रतिवर्ष $30 बिलियन का करना। इस सम्मेलन में इस पर भी सहमति बनी कि 2025 तक विकसित देश विकासशील देशों को $20 बिलियन प्रतिवर्ष की सहायता देंगे और 2030 तक लगभग $30 बिलियन की प्रतिवर्ष सहायता देंगे। आगे थोड़ा यूएनसीबीडी के बारे में जान लेते हैं। तो एक बहुपक्षीय संधि है, यानी कि कई राष्ट्र इसमें शामिल हैं। और जो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। काफी फेमस सम्मेलन है, सभी जानते हैं इसको, रियो डी जेनेरियो में। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन। और इसके अंदर मेन जो 3 कन्वेंशन है वो निकल के आई थी। पहली यूएनसीबीडी जो कि जैव विविधता से संबंधित है, दूसरी है यूएनएफसीसी और तीसरी है मरुस्थलीकरण के विरुद्ध यूएन की कन्वेंशन। तो ये 3 कन्वेंशन थी, ये इसमें साइन हुई पृथ्वी सम्मेलन के अंदर। तो एक की बात करें कि अपन यूएनसीबीडी की, तो बहुपक्षीय संधि है और पृथ्वी सम्मेलन में इसको शामिल किया गया और ये लागू हुई थी 29 दिसंबर 1993 से ये लागू हुई थी। आगे देखते हैं यूएनएफसीसी, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन के अंदर एक दूसरी प्रमुख संधि है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC। ये इफेक्टिव कब हुई, तो मार्च 1994। अच्छा, 1992 पे तो ये पहली बार संधि सामने आई थी और 1994 में लागू हुई। लागू 2 वर्ष बाद क्यों हुई, क्योंकि इनकी शर्त होती है कि रेटिफिकेशन, यानी कि 50 देश इसको रेटिफाई कर लेंगे तभी जाकर के ये संधि लागू होगी। तो ये संधि 21 मार्च 1994 में जब 50वें राष्ट्र ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और रेटिफाई कर दिया, तब ये संधि अपने आप लागू हो गई। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करके जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव हस्तक्षेप का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है ये। तो ग्रीन हाउस गैस कम करना और जो जलवायु परिवर्तन है उसकी गति को कम करना है। आगे इसी संधि के अंदर बाद में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 के अंदर। तो प्रश्न बन सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कौन सी संधि के अंदर हुआ, तो UNFCCC के अंदर हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, लेकिन ये भी लागू 2005 को जाकर के हुआ, क्योंकि इसमें भी जो कंडीशन थी वो ऐसे रखी गई थी कि जो महत्वपूर्ण जो एमिनेटर राष्ट्र हैं जो उत्सर्जन करते हैं वो जब तक इसको रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक ये संधि लागू नहीं होगी। तो इसका जो फर्स्ट फेज है वो 2005 से 2012 के मध्य लागू हुआ था। काफ़ी लेट शुरू हुई है क्योंकि 1997 में संधि हो गई थी, लेकिन लागू हुई 2005 से 2012 के बीच में इसका फर्स्ट फेज था। सेकेंड फेज था 2012 से 2020 के मध्य। इसके बाद जब ये सब कुछ चल ही रहा था 2016-17 के अंदर पेरिस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये UNFCCC के अंदर हुआ था, क्योंकि 2020 में जब क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा सेकंड फेज, तो तब सारे राष्ट्र क्या करेंगे, कौन से टारगेट होंगे, कौन से उद्देश्य होंगे कि ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। तो पेरिस सम्मेलन को 2015 में पेरिस संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में तत्कालीन 196 जो पार्टियां होती हैं ने ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा। तो इन्होंने क्या किया था कि 2 डिग्री सेल्सियस तक हम लिख करके कि इन्होंने क्या किया, इतना तो हम करेंगे, कम करेंगे और कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री तक रोक लिया जाए। तो ये जो पेरिस सम्मेलन हुआ वो IPCC की रिपोर्टों के आधार पर हो रहा है। IPCC क्या है, तो IPCC एक वैज्ञानिकों का संगठन है और जो कि रिपोर्ट है IPCC की बहुत फेमस रिपोर्टें हैं वो ये जारी करता है पर्यावरण से संबंधित। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पेरिस सम्मेलन आयोजन हुआ और इसमें इन्होंने बात की कि हम 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को बढ़ने नहीं देंगे और कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़े। आगे पेरिस समझौता 4 नवंबर 2016 को उन देशों में लागू कर दिया गया। आगे क्या है, इसके तहत ये INDC टारगेट रखे, यानी प्रत्येक देश के लिए एक खुद से वो टारगेट दे खुद को
कि हम ये करने वाले हैं, तो भारत ने भी ये टारगेट दिए हैं। इससे पहले अपन ये भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कौन कौन से देश लार्जेस्ट एमिटर हैं इस वक्त उत्सर्जन वाले। तो पहला है इस वक्त चीन, दूसरा है यूएसए, तीसरा है यूरोपीय संघ, और फिर इसके बाद आएगा भारत। तो चौथे नंबर पर आएगा भारत कंट्री के लिहाज से तीसरे नंबर पर, और अगर यूयू को साथ में ले तो भारत चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो भारत और चीन इस वक्त ठीक ठाक उत्सर्जन करते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल रूप से देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, यूरोप थे और अमेरिका थे, इन्होंने ज़्यादा उत्सर्जन किया है। तो विकासशील देशों का यही मानना है कि इस वक्त आप हमारी मदद कीजिए। तो जो 2016 के अंदर जो पेरिस सम्मेलन हुआ, इसमें $100 बिलियन की मदद देने का वादा किया गया था प्रतिवर्ष विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को, लेकिन अभी तक ये फंड नहीं हुआ है। हाल ही में एक जीके ये भी है कि ब्रिटेन ने $2 बिलियन प्रतिवर्ष देने का वादा अपना स्टार्ट कर दिया है। प्रतिवर्ष ब्रिटेन $2 बिलियन देगा, इसी वर्ष से भी स्टार्ट हुआ है ये। आगे हैं जो इंडिया के INDC जो टारगेट है वो कौन कौन से हैं। ये अपडेटेड टारगेट है, पहले जो पेरिस सम्मेलन के समय 2016 के दूसरे थे, और अभी ये जो ग्लासगो के अंदर सम्मेलन हुआ 26वां 2021 के अंदर, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पंच अमृत तत्व को पेश किया। यानी भारत के जो टारगेट थे इनको अपडेट किया गया और उससे और ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाया गया। 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन तीव्रता को, इंटेंसिटी को, यह ध्यान रखना, उत्सर्जन को नहीं, उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है भारत। पहले यह था 30 से 35% था, लेकिन भारत ने इसको बढ़ा करके अब 45% तक कम करने का प्रण लिया है। आगे है 2030 तक अपनी कुल बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से भारत उत्पादन करेगा। गैर जीवाश्म स्रोत कौन से हैं, जो कि जैसे कि सौर हो गया, पवन हो गया, या फिर परमाणु हो गया, तो ये ऊर्जा के स्वस्थ स्रोत हैं। और जो जीवाश्म वाले कौन से हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया। तो इस प्रकार से ये हैं जो परंपरागत स्रोत हैं, वो ये हैं गैर जीवाश्म स्रोत। आगे है नेक्स्ट टारगेट 2070 तक नेट शून्य। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक प्रश्न बन सकता है कि भारत ने नेट शून्य उत्सर्जन की घोषणा कौन से वर्ष तक पूरी करने की है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा 2060 है, 2070 है, 2080 है, या फिर 2055 है। तो इसमें इसका राइट आंसर है अभी तक 2070 में भारत ने घोषणा की है कि वो नेट जीरो उत्सर्जन कर देगा 2070 तक। यानी कि ना तो वो उत्सर्जन ज़्यादा करेगा ना कम करेगा, एक लेवल पर ले आएगा उत्सर्जन को। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के 500 गीगावाट तक बढ़ाना। गैर जीवाश्म वाला वही है कि सौर ऊर्जा या बायोमास से जो बिजली पैदा हो रही है उसको 500 गीगावाट तक ले जाना है। आगे है 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन का 1 बिलियन टन तक कम करना। जो अनुमानित ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा हो उसको 1 बिलियन टन तक कम करना है कार्बन उत्सर्जन को। आगे है वनीकरण के कार्बन सिंक को 2 से 3 बिलियन टन तक बढ़ाना। तो वनीकरण के माध्यम से, यानी कि वृक्षारोपण करके हम जो कार्बन सिंक है, कार्बन सिंक क्या होता है, कार्बन को सिंक करने वाले, सोखने वाले, जैसे कि जंगल हो गए या फिर इसी प्रकार के अपन उसको देखते हैं शैवाल हो गए, जो ये कार्बन सिंक कर लेते हैं, इनकी खेती करना भी। तो भारत 2.5 से 3 बिलियन टन ये कार्बन एक्स्ट्रा सिंक प्रदान करेगा 2030 तक। ये पॉइंट पहले ही था। आगे हैं तो अपन ये देख ही लिया, UNFCCC के अंदर ही था ये सभी। आगे हम देखते हैं वन लाइन करंट अफेयर्स कौन सा है। अब्देल फतेह अल सीसी, तो ये है मिस्र के राष्ट्रपति है और इनकी भारत यात्रा हुई है। तो बस नाम इंपॉर्टेंट है कि मिस्र के राष्ट्रपति जिनकी हाल में भारत यात्रा हुई उनका नाम क्या है, तो ये नाम दे सकते हैं। आगे है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी, जैसे हमने पहले ही इसको जिक्र किया था, विश्व आर्थिक मंच इसका नाम है हिंदी में, इसने जारी की है। रिस्क कौन सी है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिस्क दिखाई है, तो आपदाएं दिखाई, युद्ध दिखाए, और इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन है। तो इस प्रकार को जो विश्व के संबंधित रिस्क कौन कौन सी हैं इसके आधार पर रैंक दी इन्होंने। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसने जारी की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। हमारे प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे है मालदीव, भारत ने $4 करोड़ खेल बुनियादी ढांचों के लिए सहायता दी। तो जो मालदीव देश इसने $4 करोड़ के सहायता दी इसकी। आगे है हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन क्या है, चीन ने एशिया की प्रथम और विश्व की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की है। जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये
जो ऊर्जा का एक स्वच्छ रूप का प्रयोग करती है। इसके अंदर जो उत्सर्जन होता है वो सिर्फ जलवाष्प का होता है, गर्म जलवाष्प और गर्म पानी, जलवाष्प और गर्म पानी का उत्सर्जन होता है, जो कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। तो चीन एशिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जो हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट करने वाला है। और विश्व का दूसरा देश, तो विश्व का पहला देश कौन सा है जो हाइड्रोजन ट्रेन की जिसने शुरुआत की, तो वो है जर्मनी में। जर्मनी में भी कई ऐसी ट्रेनें चल रही हैं जो हाइड्रोजन से ईंधन से चल रही हैं। लगभग शायद 14 ट्रेनें ऐसी हैं जो जर्मनी भी ये चल रही हैं। आगे देखते हैं, इसमें देख लिया आपने वन लाइनर करंट अफेयर्स था। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई। और जो मालदीव जो देश है उसकी भारत ने सहायता की, $4 करोड़ दिए, किसके लिए, तो खेल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आगे हाइड्रोजन ट्रेन, विश्व का प्रथम देश जर्मनी और विश्व का दूसरा देश चीन है। नेक्स्ट चलते हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी। ये जो आईसीटी इनिशिएटिव है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। ये भारत और अमेरिका के मध्य संपन्न हुआ। तो किन किन के मध्य, तो भारत की ओर से थे अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जेक सुलिवन। तो इन दोनों के मध्य इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये जो संधि हुई इन दोनों के मध्य हुई। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो भारत और यूएसए दोनों रक्षा क्षेत्र में सहयोग करेंगे, रक्षा और अन्य भी जो भी पहलू उन सभी में ये भारत और दोनों सहयोग करेंगे। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जैसे कि अभी यूएसए ने जितने भी टेक्नोलॉजी डेवलप की तो वो भारत को भी प्रदान करेगा। एआई होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग होगी, तो इस प्रकार जो भी अपने इसके अंदर काम आ सकती हैं टेक्नोलॉजी जो सुरक्षा के अंदर, उसको दोनों देश आदान प्रदान करेंगे। तो क्वेश्चन सिंपल सा बन सकता है कि जो आईसीटी जो टेक्नोलॉजी है वो किन किन देशों के मध्य संपन्न हुई थी। ये भारत और जो आईसीटी जो टेक्नोलॉजी हुई वो भारत और अमेरिका के मध्य संपन्न हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी हुई वो भारत और किस देश के मध्य हुई थी, तो यूएसए आ जाएगा ऑप्शन के अंदर, जापान आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा या फिर इजराइल आ जाएगा। तो आपको यूएसए टिक करना है इसके अंदर। आगे देखते हैं, भारत और सेशल के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता ये दोनों के मध्य हुआ, जिसमें क्या होगी, समुद्री सुरक्षाओं का सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। और इसके आगे है अंजप्सन द्वीप, ये सेशल्स में भारत का सैन्य अड्डा है। अंजप्सन द्वीप इसके ऊपर है। सेशल्स जो कि अफ्रीका है, इसके तट के पास भी है, मोजाम्बिक के जस्ट ऊपर है, लोकेशन में आप देख सकते हो वहाँ पर। आगे है भारत यूएई, एचएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एज जो कि यूएई की एक कंपनी है, रक्षा कंपनी है। ये दोनों अपने अपने देशों के लिए रक्षा जो सामग्री है उसका उत्पादन करती हैं। इन दोनों के मध्य एक एमओयू साइन हुआ है, तो इसी को लेकर ये दोनों भारत यूएई चर्चा में हैं। आगे अपन देखते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई। तो इसके अंदर भारत की रैंक कौन सी, तो भारत की रैंक 85 आई। जारीकर्ता कौन है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक एनजीओ है जो जिसने डेनमार्क को शीर्ष स्थान दिया और भारत को 85 रैंक दी, यानी भारत का स्कोर कुल 40 है, शीर्ष पर डेनमार्क है। आगे देखते हैं, इजराइल, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं यहाँ के, ये नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अभी पहले भी यही थे, बीच में दूसरे आ गए थे, वापस ये बन चुके हैं। इन्होंने नेसेट, इन्हीं के माध्यम से नेसेट संसद द्वारा न्यायिक सुधार योजना पेश की गई। तो इजरायली संसद को क्या कहा जाता है, नेसेट। और इन्होंने न्यायिक सुधार योजना पेश की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यायिक सुधार योजना हाल ही में किस देश ने पेश की, तो इजराइल ने पेश की। इसमें क्या किया जाएगा कि न्यायिक सुधार योजना के माध्यम से संसद जो भी बिल बनाएगी, जो वहाँ की उच्चतम न्यायपालिका है वो उसको खारिज नहीं कर पाएगी। तो इस पर एक प्रकार से न्यायपालिका के ऊपर संसद का एक प्रकार से इसको अतिक्रमण माना जा सकता है, या उसकी सुपीरियरिटी मानी जा सकती है इस बिल के माध्यम से। आगे अपन एक बार इजराइल की लोकेशन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार ये लोकेशन सुर्खियों में रहती। इधर है गोलन हाइट्स, ये पूरा इजराइल है। और इसके पहले पड़ोसी देख लेते हैं, ऊपर है लेबनान। लेबनान ने सुर्खियों में रहा, बेरूत पर वहाँ पर जो बम विस्फोट हुआ था, बेरूत के अंदर बारूद विस्फोट हुआ था, उसकी वजह से बेरूत सुर्खियों में रहा था। तो बेरूत लेबनान के अंदर है। यहाँ पर है इजिप्ट, इजिप्ट के प्रधानमंत्री अल सीसी जिन्होंने भारत यात्रा की है। आगे इधर है जॉर्डन, और इधर है ये डेड सी, ये भी ध्यान रखना। और आगे है ये सीरिया, और इधर है मेडिटेरियन सी। तो ये चारों ओर अपन लोकेशन देख ली इजराइल की।
आगे देखते हैं ये गोलन हाइट्स, ये बहुत सुर्खी में रहती है। ये है कहाँ पर है? सीरिया और इसके इजराइल के मध्य। तो और आगे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोलन हाइट्स किन किन के मध्य है, कि इजिप्ट के मध्य और इजराइल के मध्य है, या फिर सीरिया और इजराइल के मध्य। तो उसमें ऑप्शन गोलन हाइट्स, सीरिया और इजराइल के मध्य है। आगे यहाँ से जॉर्डन नदी निकलती है, और आगे डेड सी आता है। डेड सी किन के मध्य है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य है। और आगे इधर देखते हैं गाजा पट्टी, जो कि खूब सुर्खियों में रहती है। हमास रहता है। हमास एक संगठन है, उग्रवादी संगठन है यहाँ का। तो हमास इजिप्ट और इजराइल के मध्य है। ये इतनी सी जगह है, यहाँ पर हमास है, और यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो इजराइल से अलग रहते हैं। तो इस प्रकार हमने इजराइल की पूरी लोकेशन देख ली। एक महत्वपूर्ण लोकेशन लास्ट में बची वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक जॉर्डन और इजराइल के मध्य है। तो महत्वपूर्ण इजराइल के अंदर कौन कौन सी साइट्स हैं? वह है गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, डेड सी, ये महत्वपूर्ण है। आसपास देश कौन से हैं? इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, और एक साइड में मेडिटेरियन सी है और एक साइड में इसके डेड सी है। आगे देखते हैं नियोम शहर, ये सुर्खियों में है। बस एक लाइन में याद रखना, नियोम शहर किसका है? तो सऊदी अरब का भविष्य का शहर। यानी कि सऊदी अरब यहाँ पर विचार कर रहा है कि एक ऐसा शहर हो जो कि कई किलोमीटर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक एक लाइन में हो। यानी कि वो लाइन लगभग 300 मीटर लंबी हो, चौड़ी होगी, सॉरी, लाइन 300 मीटर चौड़ी होगी, और एक ही लाइन में रेगिस्तान के अंदर हजारों किलोमीटर तक, सॉरी सैकड़ों किलोमीटर तक वो शहर लंबा होगा। 200-300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर तक वो शहर लंबा होगा। तो उस 300 मीटर जो चौड़ी जो पट्टी होगी नियोम शहर के अंदर, ऐसे एक शहर बसाया जाएगा, और 300 मीटर की जो चौड़ी पट्टी होगी इसी में सारी सुविधाएं मिल जाएगी। स्कूल, कॉलेज, बसें, ट्रेनें, सभी सुविधाएं इसमें। ये भविष्य का शहर माना जा रहा है नियोम शहर। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में नियोम शहर काफ़ी फेमस रहा, सुर्खियों में रहा, वो कौन से देश में है? तो सऊदी अरब आ जाएगा, यूएई आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, या फिर कोई फ्रांस और कोई ऑप्शन में आ जाएगा। तो इसमें सही आंसर है वो है सऊदी अरब। नेक्स्ट चलते हैं ऑकस, नाम से संबंधित है। ए यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके यानी अपन यूनाइटेड किंगडम, और यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का ये एक संगठन है। ये एक प्रकार का सुरक्षा संगठन है, क्वाड जैसा। क्वाड सुरक्षा संगठन हालांकि नहीं है, लेकिन ये और उससे भी मजबूत सुरक्षा संगठन है। 3 देशों के मध्य है ये, जिसमें ब्रिटेन है और ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। इसमें क्या करेंगे? जो ब्रिटेन और यूएसए हैं वो ऑस्ट्रेलिया को परमाणु सबमरीन देंगे, परमाणु पनडुब्बी समझौता किया गया है। यानी कि ये दोनों देश मिलकर के ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियां देंगे, जिससे ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में ज़्यादा मजबूती से चीन का मुकाबला कर पाए। तो 2028 और 2030 तक इनको परमाणु पनडुब्बियां मिलने लगेगी। तो ऑकस इसी को लेकर बनाया गया है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन आगे है। पीएम मोदी और बांग्लादेश पीएम शेख हसीना द्वारा 28 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, इसका जो शुरुआत थी वो 2018 में हुई थी, और अभी 2023 में इसका काम कंप्लीट हो चुका है। कितने किलोमीटर लंबी? ये तो लगभग 132 किलोमीटर लंबी है, इसमें 6 किलोमीटर तो भारत के अंदर है और बाकी शेष ये बांग्लादेश के अंदर है। तो इसमें बांग्लादेश को भारत से जोड़ा गया है पाइपलाइन के माध्यम से, ताकि भारत प्रतिवर्ष 1 मिलियन हाई स्पीड डीजल भारत बांग्लादेश को तक पहुंचा सके। यानी भारत के पास आपको पता है कि रिफाइनरीज हैं बहुत सारी, तेल, क्रूड ऑयल इतना नहीं है इंडिया के पास, लेकिन फिर भी रिफाइनरीज हैं जो कि भारत रूस या फिर यूएसए या फिर खाड़ी देशों से तेल लाता है, यहाँ रिफाइन करता है, और वो अलग अलग देशों में फिर से निर्यात करता है। तो इसका फ़ायदा बांग्लादेश को मिल सकता है। तो भारत ने बांग्लादेश तक एक लंबी पाइपलाइन बिछाई है, जिसकी जो लेंथ है वो 130 किलोमीटर 132 किलोमीटर है। तो कहाँ से कहाँ के बीच में है? तो सिलीगुड़ी इंडिया से पर्वतीपुर बांग्लादेश तक, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। सिलीगुड़ी और पश्चिम बंगाल के अंदर है, यह है पर्वतीपुर, इन दोनों के मध्य है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। आगे है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है, और शीर्ष देश है इसमें फिनलैंड। भारत का स्थान कौन सा है? तो 126वां। भारत दक्षिण एशिया में सबसे पीछे है। तो एक प्रकार से रैंक अपने आप में सवाल उठाती है कि सही है या गलत है, क्योंकि भारत विश्व कुशलता के अंदर अपन देखते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान से भी पीछे दिखाए गए हैं भारत को। तो पिछले 1 वर्ष में तो श्रीलंका और पाकिस्तान में कई उथल पुथल हुई। श्रीलंका के अंदर तो एक प्रकार से डिबेट क्राइसिस आ गया, जिसमें लोगों के पास बेसिक जरूरतों के सामान भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इसमें भारत की रैंक इनसे पता नहीं कैसे पीछे क्यों दिखा दी गई। लेकिन फिर भी जो भी है अपने उसकी रैंक याद रखनी है, 126वीं है। जारीकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। पाकिस्तान को इसमें 108वीं रैंक प्राप्त हुई, श्रीलंका को 112वीं और चीन को
64। 6 कारक होते हैं इसके अंदर रैंक देने के। पहला है आय, स्वस्थ जीवन की अनुमानित उम्र, दूसरा तीसरा स्वतंत्रता, चौथा है सामाजिक सहयोग और पांचवा विश्वास और छठा है उदारता। तो इन्हीं पैमानों के आधार पर किसी देश को रैंक दी जाती है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि 2023। तो 4 मार्च 2023 को इसको हस्ताक्षर हुए इसके, और उच्च समुद्र 200 नॉटिकल मील के बाद शुरू होता है। तो यूएन ने 2023 में ये संधि हस्ताक्षर की है। इसमें क्या है कि जो उच्च समुद्र है, यानी कि जो भी देश है, जो इंडिया है, तो एक तो इंडिया जमीन पर यहाँ खत्म होगा, लेकिन इसके 200 नॉटिकल माइल तक यहाँ पर भी इंडिया की टेरिटरी है। तो इसके बाद जितना भी जल है, जितना भी वो क्षेत्र है, तो एक प्रकार से उसको उच्च समुद्र बोला जाता है। अरे इस पर किसी एक देश का दावा नहीं होता, इस पर सभी देश, मतलब पूरी मानवता का इसके ऊपर हक होता है। तो उसी की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ये संधि संपन्न की गई। अब इस जगह तो इंडिया या फिर कोई भी देश होगा वो अपनी अपनी सीमाओं की रक्षा कर लेगा, लेकिन इस जगह पर पर्यावरण का संरक्षण कौन करेगा? तो उसी को लेकर के 4 मार्च 2023 को इस संधि को हस्ताक्षर किए गए थे। तो समुद्र का 2/3 हिस्सा, ये समुद्र का लगभग 2/3 हिस्सा है सिर्फ हाई समुद्र। 30% समुद्र अब सुरक्षित हो जाएगा, जो पहले 1% समुद्र सुरक्षित था, अब 30% हो जाएगा। आगे हैं समुद्री खनन और जीवन का संरक्षण करना। तो उद्देश्य इसके बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सिंपल लाइन में एक ही देख लेते हैं कि समुद्री संरक्षण, जो जीवों का संरक्षण करना और खनन से इसको बचाना है। आगे देख लेते हैं एक बार, जो अनक्लोज के तहत, ये अनक्लोज क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, अनक्लोज शॉर्ट में नाम कहते हैं। तो इसमें ये कैटेगरी दे रखी है अलग अलग, कि ये कोई भी देश है तो इंटरनल वाटर्स, यानी कि ये देश है तो यहाँ तक इंटरनल वाटर माना जाता है, इसका क्षेत्र तक। और इसके बाद यहाँ से सीमा शुरू होती है समुद्र की। तो जो 12 नॉटिकल मील होता है इसको टेरिटोरियल सी बोलते हैं। यहाँ पर इस किसी भी देश का पूरा अधिकार होता है जमीन की तरह। आगे है 200 माइल तक होता है एक्सक्लूसिव जोन, यानी कि इस जगह पर ये देश खनन कर सकता है, संबंधित देश खनन कर सकता है, यहाँ पर मछली को पकड़ सकता है, जो भी कर सकता है वो ये इस देश का अधिकार होता है, अन्य देश का नहीं होगा। यहाँ पर फिर 200 नॉटिकल मील के बाद होता है हाई सीज। हाई सी के अंदर कोई भी देश कुछ भी गतिविधि कर सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है। तो ये सब अनक्लोज के तहत, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, अनक्लोज के तहत ये संधि की गई है। ये कब हुई थी? तो 10 दिसंबर 1982 के तहत इस संधि को संपन्न किया गया था, और ये इफेक्टिव हुई थी ये 16 दिसंबर 1994 को हुई थी। सिग्नेटरी कौन कितने देश है? तो 157 इसके सिग्नेटरी हैं और 169 इसमें पार्टीज हैं। ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो सभी समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। तो ये कानूनी ढांचा स्थापित की गया है ना इन्होंने, कि सीधा कानून बना दिया कि 12 नॉटिकल माइल तक क्या कौन सा जोन होगा, 200 नॉटिकल माइल तक कौन सा होगा, और उसके बाद कौन सा जोन होगा। लेकिन अपन ये भी ध्यान रखना है, जो अनक्लोज है भारत ने इसको रेटिफाई भी किया है और हस्ताक्षर भी किया है। दो चीज़ें होती हैं, पहले हस्ताक्षर करना और फिर है रेटिफाई करना। तो कोई भी देश जब तक रेटिफाई नहीं करे तब तक उसको संधि का सदस्य नहीं माना जाता है, पार्टी नहीं मानी जाती है। तो भारत ने इसको रेटिफाई किया, लेकिन यूएसए ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो यूएसए इसकी पार्टी नहीं, ये ध्यान में रखना है अपने को। और यूएसए और चीन बार बार इसका उल्लंघन करते हैं। चीन तो खुलेआम उल्लंघन करता है। जो दक्षिणी चाइना है, दक्षिणी चीन सागर है, यहाँ पर साउथ चाइना सी बोलते हैं, साउथ चाइना सी। यहाँ पर यो इस जगह है फिलीपींस, इस जगह है इंडोनेशिया, तो इस प्रकार से इस जगह है वियतनाम। तो 200 नॉटिकल मील तक चाइना का यही है, लेकिन ये 7 डेज लाइन बना दी कि हमारा हक यहाँ तक है। तो इस प्रकार से ये यूएन क्लोज का उल्लंघन करता है चाइना बार बार, और इसी को लेकर ये आईसीजे के अंदर भी गया था। फिलीपींस आईसीजे के अंदर गया था, जो अपन पहले डिस्कस किया था। जो यूएन की जो ये ऑफिशियल कोर्ट है, न्यायालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूरा नाम है इसका। आईसीजे गया था फिलीपींस, और इसके अंदर चाइना की हार हुई थी, लेकिन चीन ने इसके निर्णय को मानने से मना कर दिया था। खैर आगे चलते हैं। आगे है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब अपन जो ये पहले पढ़ रहे, जैसे यूएन क्लोज पढ़ा या फिर कोई और पढ़ा, तो अपन कोई भी करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, और जो उसका स्टैटिक पार्ट है वो भी पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये संधि हुई थी संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि, तो अपन यूएन क्लोज को भी साथ में देख लिया था, ताकि चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएं। यूं नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ करके आगे निकल गए, क्वेश्चन तो यूएन क्लोज से भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं अपन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये पिछले 1-2 साल से खूब सुर्खियों में है, क्योंकि
रूस और यूक्रेन का जब से युद्ध हुआ तो मेन कारण इसका नाटो ही रहा है। तो इसमें कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य देश हैं, 29 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश है। उत्तरी अमेरिका कौन सा है? कनाडा और यूएसए। ये एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। गठबंधन संगठन ने 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षर उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू किया। यानी कि इसका लागू कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी के अंदर इसको हस्ताक्षर किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ये जो कंट्री दिख रही है आपको ब्लू के अंदर, ये सभी इसमें शामिल हैं। इसके अंदर जो रॉयल ब्लू में यानी गहरे ब्लू के अंदर फिनलैंड ये है। स्वीडन इसके अंदर अभी तक शामिल नहीं है, लेकिन इसको चलने की प्रक्रिया अभी कर रहे हैं, लेकिन स्वीडन इसमें अभी तक शामिल नहीं हुआ है। प्रधान सचिव कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग ये है। फिनलैंड नाटो के गठबंधन के 74 साल बाद 4 अप्रैल 1923 को गठबंधन में शामिल हो गया। तो अभी जो करंट अफेयर्स वो है फिनलैंड का, यानी आपको नाम याद रखना फिनलैंड। पहले 30 देश थे नाटो में, फिनलैंड 31वां नाटो सदस्य देश बन गया है। फिनलैंड कहाँ पर? तो ये फिनलैंड यहाँ पर है। ये रूस के साथ सीमा साझा करता है। फिनलैंड इस जगह रूस है और इस जगह ये फिनलैंड है। तो फिनलैंड इसका 31वां सदस्य देश बन चुका है। नाटो में शामिल होने का मतलब होता है कि नाटो की जो ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद 5 है एक, उसी के तहत नाटो में सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी कि कोई भी अन्य राष्ट्र सदस्य राष्ट्र के ऊपर हमला करता है तो यह माना जाएगा कि सारे राष्ट्रों के ऊपर उसने मिलकर के हमला किया है। तो इस प्रकार से फिनलैंड के इसमें शामिल हो जाने का मतलब ये है कि एक प्रकार से ये नाटो की सुरक्षा घेरे के अंदर आ चुका है। आगे देखते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री, शॉर्ट फॉर्म इसकी सिप्री है। वैश्विक सैन्य व्यय पर न्यूनतम रिपोर्ट अप्रैल 2023 में जारी। यानी कि सिप्री ने अप्रैल 2023 में एक ये प्रतिवर्ष जारी करता है कि कौन सा देश अपने सैन्य खर्च पर कितना व्यय कर रहा है। तो दुनिया भर के देशों ने 2022 में अपनी सेनाओं पर 2240 अरब डॉलर का व्यय किया है। यानी कि ये पिछले साल से 3.7% अधिक है। विश्व के शीर्ष सैन्य व्यय करने वाले देश कौन से हैं? तो उसके अंदर पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस और चौथा है भारत और पांचवा यहाँ पर सऊदी अरब है। तो भारत 81.4 अरब डॉलर के साथ चौथे पायदान के ऊपर है। तो अपने लिए यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये रिपोर्ट है वो सिप्री द्वारा जारी की जाती है और भारत की जो रैंक है इसमें चौथी है। भारत ने 81.4 अरब डॉलर का खर्च किया है। आगे अपन देखते हैं भारत वन लाइनर करंट अफेयर्स है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग मादक पदार्थ रोकथाम आयोग इसका सदस्य बना है। तो ये पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना कि भारत किन का सदस्य बना? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का और मादक पदार्थ रोकथाम आयोग का सदस्य बनाया गया है। आगे है सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड अफेयर्स में इस साल करंट अफेयर्स है वो है G20। G20 से एक क्वेश्चन बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो आप G20 को अच्छे से देख लेना एक बार। शुरू करते सबसे पहले क्या है तो 2023 G20 नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। 2023 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ और ये इसकी 18वीं बैठक थी। कौन सी बैठक थी? 18वीं बैठक है। पहला इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा, इसका आयोजन कब हुआ था? तो 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी नई दिल्ली के अंदर है, भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसको आयोजन किया गया है। आप खुद ने इसकी जानकारी देखी होगी, न्यूज चैनल वगैरह सब पर बहुत ज़्यादा चलाइए। आगे है भारत ने इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 ये बाली सम्मेलन से ली है। बाली कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। तो बाली सम्मेलन 1 दिसंबर 2022 से भारत की इसकी सदस्यता प्राप्त हुई, जो 2023 तक इसकी सदस्यता चलेगी। 30 नवंबर तक इसकी सदस्यता चलेगी। आगे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से ब्राजील के राष्ट्रपति लुइन इनासियो को दा सिल्वा, पूरा नाम है लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंपी है और भारत 30 नवंबर 2023 तक इस पद पर बना रहेगा। तो पहले जो ये स्लाइड इसके अंदर इंपोर्टेंट क्या है, भारत की जो नई दिल्ली है उसमें G20 की 18वीं जो सम्मेलन वो आयोजन हुआ था। इससे पहले G20 का सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, 2023 में इंडिया में हो रहा और 2024 के अंदर ब्राजील के अंदर होगा, जो कि भारत के प्रधानमंत्री ने अब इसकी अध्यक्षता है वो ब्राजील को सौंप दी है। तो इसको बोलते हैं G20 ट्रोइका, नाम है इसका ट्रोइका, G20 ट्रोइका। ट्रोइका में कौन कौन से देश हैं? ट्रोइका में देश हैं जो पहले अध्यक्ष बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर इंडोनेशिया 2022 में इसका अध्यक्ष था। फिर है भारत और फिर है यहाँ पर ब्राजील, जो कि
आने वाला है अध्यक्ष, और भारत जो कि अभी का है, तो इसको मिलकर बोलते हैं G20 ट्रोइका। ये तीनों देश मिलकर के G20 सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करते हैं, ताकि पिछले वाला देश अगले वाले देश को अपना अनुभव बता सके और अगले वाला देश इसके लिए प्रिपरेशन कर सके और फिर ये इसको वापस सदस्यता अध्यक्षता सौंप सके इसको। तो इसको बोलते हैं G20 ट्रोइका। तो प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा G20 ट्रोइका नहीं है, ये प्रश्न बन सकता है। तो इंडोनेशिया है, भारत है, ब्राजील है, एक और दे देगा उसको, वो G20 ट्रोइका भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं और क्या क्या है इसमें G20 में। G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें EU और अफ्रीकी संघ के साथ 19 संप्रभु देश शामिल है। तो पहले ये G20 था क्योंकि यहाँ पर 19 देश थे और एक यूरोपियन यूनियन थी, तो 20 सदस्य थे। लेकिन अब G21 हो चुका है। यहाँ पर भारतीय सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड ये भी है कि 2023 के जो दिल्ली सम्मेलन हुआ भारत के अंदर, उसके अंदर अफ्रीकी यूनियन को शामिल कर लिया गया है। आगे है यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। तो जो G20 का जो फोकस है वो है विश्व अर्थव्यवस्था। 2008 में जो संकट आया था उसके बाद से तो इसके राष्ट्राध्यक्ष नियमित रूप से मिलने लगे थे। तो इसकी जो गठन हुआ था वो तो हुआ था 1999 में। 1999 में दक्षिण पूर्व एशिया में कई देशों में वित्तीय संकट आए थे, उसी को देकर के G20 की जो ये गठन हुआ, ये शुरू हुआ। लेकिन 2008 में फिर से एक वैश्विक संकट आ गया जो कि 2008 की मंदी बोलते हैं, वैश्विक मंदी बोलते हैं। तो इसके बाद तो G20 ज़्यादा सतर्क हो गया। उससे पहले फाइनेंशियल जो मिनिस्टर थे उनकी मीटिंग होती थी, लेकिन इसके बाद तो अब राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग होती है। तो जो ये शिखर सम्मेलन हुआ 2023 का, भारत का इसकी थीम क्या थी, तो वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये भारत की थीम थी 2023 के अंदर। ये पूछा जा सकती है। आगे है G20 के शेरपा हैं, जो भारत के शेरपा है वो अमिताभ कांत है। तो शेरपा क्या होते हैं कि जो ये 20 राष्ट्र हैं, अब 21 हो चुके हैं, ये 21 ही जो सदस्य हैं उनके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके एक एक प्रतिनिधि होते हैं। जो भारत के सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हैं इसके अंदर, और उनके जो शेरपा हैं वो प्रतिनिधि माने जाएंगे, वो है अमिताभ कांत। तो भारतीय शेरपा कौन है, अमिताभ कांत है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक वाराणसी में आयोजित की गई। तो ये वन लाइन करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि G20 में मीटिंग का मतलब ये होता है कि भारत में पूरे साल मीटिंग हो रही थी, पूरे भारत देश के अंदर पूरे साल मीटिंग हो रही थी, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। लगभग भारत के अंदर 60 शहरों के अंदर इसकी मीटिंग आयोजित की गई। उदयपुर, जयपुर जैसे शहरों में भी इसकी मीटिंग आयोजित की गई थी। आगे हैं कि जो G20 की एक मीटिंग हुई थी जो कृषि वैज्ञानिकों की थी, ये वाराणसी में संपन्न हुई थी। तो एक तरफ शहर दे सकते हैं आपको, दूसरी तरफ संबंधित मीटिंग दे सकते हैं। तो वाराणसी में कौन सी हुई थी, तो कृषि वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई थी। यहाँ पर कौन सी पहल हुई थी, महर्षि पहल शुरू हुई थी। मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव को शामिल किया गया। तो इसका आउटकम क्या हुआ था वाराणसी की मीटिंग का, महर्षि पहल। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महर्षि पहल किस सम्मेलन में शुरू हुई, तो G20 में सम्मेलन में महर्षि पहल शुरू हुई। महर्षि पहल क्या है, नाम से स्पष्ट हो गया, समझाने की जरूरत नहीं है। मिलेट्स यानी कि जो मोटे अनाज है, मोटे अनाज को लेकर के ये एक रिसर्च को लेकर एक इनिशिएटिव है कि इंटरनेशनल रिसर्च करनी है महर्षि पहल के माध्यम से। और मोटे अनाज से आपको ये भी पता है कि भारत के प्रयास से 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया, यानी कि मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया इसको 2023 को। तो ये भी ध्यान रखना आपको, 2023 को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया। आगे है गोवा में स्वास्थ्य कार्यकर समूह की बैठक हुई थी। हैदराबाद में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी। शिलांग में स्पेस इकोनॉमी लीडर्स की बैठक हुई थी। और जो पहली शेरपा बैठक थी वो उदयपुर में हुई थी, राजस्थान के अंदर है उदयपुर। पहली शेरपा बैठक उदयपुर में हुई थी। विशेष क्या है, G20 शिखर सम्मेलन में राजस्थान की लाख की चूड़ियाँ, बंदेज, थेवा कला इत्यादि को भारत मंडप की प्रदर्शनी में शामिल किया गया। जो भारत जो मंडपम है उसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो विभिन्न संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है उससे संबंधित वस्तुओं को यहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर सजाया गया है। उसमें राजस्थान की लाख की चूड़ियाँ, बंदेज, थेवा कला इसको भी शामिल किया गया है। राजस्थान की प्रसिद्ध जोधपुरी चाय है वो जो मानक जी द्वारा विदेशी मेहमानों को पिलाई गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार हमने G20 से जो संबंधित इनिशिएटिव क्या किया था वो सारे देख लिए। आगे देखते हैं, एक बार G20 के सदस्य देश देख लेते हैं। इस वक्त 21 सदस्य देश हैं G20 के। यूपीएससी में प्रश्न आया है कि G20 के उन्होंने क्वेश्चन ऐसा दिया था कि ABCD दिए और अलग अलग राष्ट्रों के नाम लिख दिए इसके अंदर पेयर्स के अंदर कि कौन से देश हैं जो G20 के सदस्य देश नहीं हैं। तो इस प्रकार से
आरपीएससी के अंदर प्रश्न बन सकता है कि जो अपने को 20 देशों को नाम याद रखने हैं, सॉरी 19 तो देश है और 2 यूनियन है, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। तो 19 देश कौन कौन से हैं ये आपको नाम याद रखने चाहिए। पहली बात, G20 का मतलब ये होता है कि दुनिया की टॉप इकोनॉमिक कंट्रीज हैं वो G20 के अंदर शामिल होगी, रेंडमली कोई शामिल नहीं होती है। तो आप जैसे कि चीन का नाम ले लेंगे, ब्राजील का नाम ले लेंगे, ऑस्ट्रेलिया का नाम ले लेंगे, तो जाहिर सी बात है तो होगी क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमीज है ये। तो आपको चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया ये याद नहीं करना है, ब्राजील याद नहीं करना है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, इटली G7 में शामिल है। आगे है जापान, आगे फिर दक्षिणी कोरिया है, मेक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिणी अफ्रीका है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, इसके अलावा यूएसए है और ये यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन है। तो ये सारे नाम से संबंधित फेमस नाम है ये। एक है ये पहला अर्जेंटीना। तो नाम आपको कौन कौन से याद रखने जो आप भूल सकते हो, एक तो नाम रखना आपको अर्जेंटीना का, एक नाम याद रखना आपको दक्षिणी कोरिया का, है ना, ये नाम आप याद रखना। एक और नाम कौन सा है जो आप भूल सकते हो, एक मेक्सिको का। तो इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। बाकी जैसे भारत हो गया, जो G7 ग्रुप है वो पूरा इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा जो बड़े बड़े देश और भी हैं वो चीन है, भारत है, रूस है, वो भी इसके अंदर पूरा शामिल है। तो आप इसका नाम इस प्रकार से याद रखेंगे। जो छोटी कंट्रीज है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो इसके अंदर शामिल है, वो इसमें दक्षिण कोरिया इसके अंदर शामिल है और इसके अलावा इसमें अर्जेंटीना भी इसके अंदर शामिल है। कौन शामिल नहीं है, तो इसके अंदर शामिल सिंगापुर शामिल नहीं, ये भी ध्यान रखना। सिंगापुर हो गया, यूएई हो गया, स्पेन हो गया। तो ये भी एक मेजर कंट्री है लेकिन ये अभी तक G20 में शामिल नहीं है। जो स्पेन है वो एक परमानेंट गेस्ट है यहाँ का, प्रत्येक G20 मीटिंग के अंदर स्पेन है जो परमानेंट गेस्ट है। भारत ने इन गेस्टों को आमंत्रित किया है जिसमें है बांग्लादेश, कोमोरोवो और इसके अलावा कौन सा देश है, ठीक है ये मिस्र है, सॉरी मिस्र है, ये मॉरिशस है, मॉरिशस के बाद ये अल्जीरिया, इस प्रकार से बहुत सारे देश हैं, सिंगापुर भी है इसके अंदर और स्पेन भी है जो परमानेंट इसका गेस्ट फैकल्टी है, गेस्ट है। आगे है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। इसमें क्या है, तो भारत की मेजबानी में द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन अपने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भारत है वो दक्षिणी जो दुनिया है, जो दक्षिणी गोलार्ध की दुनिया है, जो विकासशील देशों की जो दुनिया है उसका एक प्रकार से लीडर बनकर उभर कर आ रहा है। तो भारत इसी संदर्भ में वॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो इसका आयोजन कब हुआ था, तो आयोजन वर्चुअली आयोजन हुआ था, जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया था। सम्मेलन की विषय क्या था, तो आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता, यानी कि भारत अपने साथ अफ्रीका और बहुत सारे जो द्वीपीय देश हैं उनको भी साथ लेकर चल रहा है। ये एक प्रकार से भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति थी, उसी के तहत ये भारत आगे बढ़ रहा है। आगे है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापित करने की घोषणा की थी, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आगे है आरोग्य मैत्री, आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए इस सम्मेलन के अंदर आरोग्य मैत्री की भी शुरुआत की गई है। तो दो इंपोर्टेंट है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन यहाँ भारत में आयोजित किया गया था, वर्चुअली आयोजित किया गया था। आरोग्य मैत्री यहाँ पर जो ऐप है वो हुआ था, इनिशिएटिव शुरू किया था। आगे है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। एक चीज़ यहाँ पर और है, जो ग्लोबल साउथ है ये जनरली दक्षिणी गोलार्ध के देश है, लेकिन इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश नहीं है, ये अपन को ध्यान में रखना है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं लेकिन इसको वेस्टर्न वर्ल्ड माना जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध एक भौगोलिक इकाई नहीं होकर के एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो देश पिछड़े हैं, गरीब है, वो चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, उसको दक्षिणी दुनिया माना जाता है। जो विकसित देश हैं वो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो लेकिन उनको उत्तरी दुनिया माना जाता है। तो इसी कारण ऑस्ट्रेलिया जो न्यूजीलैंड है वो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं लेकिन दक्षिणी दुनिया उनको नहीं माना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। आगे है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी बिम्स्टेक। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 1.73 अरब लोग रहते हैं। तो बिम्स्टेक सार्क के बाद, सार्क जब से पाकिस्तान की वजह से ठंडे बस्ते में गया तो भारत ने सार्क को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दी और बिम्स्टेक को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दी है। तो अपने लिए बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है, सार्क इंपॉर्टेंट नहीं है। सार्क की तो मीटिंगें भी नहीं हो रही अब तो बिम्स्टेक्स में कितने देश शामिल हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, यानी कि जो देश बंगाली खाड़ी के इर्द गिर्द वाले हैं वो देश सारे इसमें शामिल हैं। इसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश नहीं है। नया देश कौन सा है, थाईलैंड। थाईलैंड इसके अंदर एक नया देश है। आगे इसकी जो गठन कब हुआ था, तो वो 6 जून 1997 में इसका गठन हुआ था। आगे नेक्स्ट है
संघाई सहयोग संगठन यानी SCO। G20 के बाद क्वेश्चन कहीं से बन सकता है तो वो SCO से बन सकता है, क्योंकि इसका जो सम्मेलन हुआ इस वर्ष 2023 वाला, ये भी भारत में आयोजित हुआ था। इसका जो 23वां शिखर सम्मेलन हुआ वो भारत में आयोजन हुआ। G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन भारत में, वो 18वां था, लेकिन SCO का 23वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है। भारत ने संघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, यानी कि चीन और जो रूस के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो इसमें शामिल नहीं हुए, वो वर्चुअली सम्मिलित हुए इसके अंदर। SCO की भारत की दक्षता का विषय एक सुरक्षित SCO की ओर, ये इसकी थीम थी। तो G20 की क्या थी? G20 की थी वसुधैव कुटुंबकम, और इसकी थी एक सुरक्षित SCO की ओर। इस सम्मेलन में विशेष बात क्या हुई तो ईरान आधिकारिक तौर पर 9वें सदस्य देश के रूप में SCO में शामिल होगा, यानी कि SCO में अभी तक 8 सदस्य देश थे, अब 9वें देश के रूप में ईरान को इसमें सम्मिलित किया गया है। भारत कब सम्मिलित हुआ तो भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में अस्थाना शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। जो अस्थाना शिखर सम्मेलन मध्य एशियाई देशों में हुआ था उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हुए थे। इससे पहले 6 देश थे, फिर ये दोनों शामिल हो गए, 8 हो गए, और अब 9वें देश के तौर पर ईरान इसमें शामिल हुआ था। तो इसमें देश अब कौन कौन से हैं? चीन है, भारत है, ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। तो 1 2 5 देश तो स्थान हो रहे, बाकी रूस, चीन और भारत हैं। इसमें एक देश जो महत्वपूर्ण हुआ है वो इसमें शामिल नहीं है, उसमें अपन कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SCO के निम्नलिखित में से कौन से देश नहीं है। तो इसमें एक कजाकिस्तान दे देगा, एक किर्गिस्तान दे देगा, एक पाकिस्तान दे देगा और चौथा दे देगा तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान SCO का सदस्य देश नहीं है, तुर्कमेनिस्तान, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो तुर्कमेनिस्तान SCO का सदस्य देश नहीं है, बाकी जितने भी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या पाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान, ये सारे इसके SCO के सदस्य राष्ट्र हैं। आगे चलते हैं, ये कि अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, ये भी अपन देख लिया। 2001 में इसका गठन हुआ था और SCO चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। 2003 में लागू हुआ था। इसकी जो मुख्यालय वो बीजिंग के अंदर है, चीन के अंदर, क्योंकि चीन ने इसको शुरू किया था। तो अपन ने SCO देख लिया, G20 देख लिया, इंपॉर्टेंट। और आगे अपन कुछ ऑपरेशन 2023 में जो भारत ने संपन्न किए वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन गंगा किस देश से संबंधित है, तो ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ उसके अंदर जो भारतीय फंसे रह गए थे उनको वहां से निकालना था। तो ऑपरेशन गंगा कहां पर? रूस यूक्रेन से जो भारतीय थे उनको निकालने से संबंधित है ऑपरेशन गंगा। दूसरा है ऑपरेशन उपलब्ध, ये रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना है, ये ऑपरेशन उपलब्ध इससे नाम से है। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। तीसरा है ऑपरेशन नारकोस, ये 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की जो तस्करी की जाती है उसको रोकने से संबंधित है, ये भी तीसरा भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेशन मेघ चक्र, तो बाल शोषण से जुड़ी हुई सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना, तो ऑपरेशन मेघ चक्र ये इससे संबंधित है। ऑपरेशन गरुड़ किससे है? तो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू करना है, तो ऑपरेशन गरुड़ से संबंधित है। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की के अंदर भूकंप आया था, तुर्की और सीरिया के अंदर अभी वर्ष की शुरुआत के अंदर, तो उसमें उनकी मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया। दोस्त जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है, तो इसीलिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की है। तुर्की में भी जो मित्र का मतलब दोस्त होता है और भारत की हिंदी के अंदर भी दोस्त का मतलब मित्र होता है। आगे है ऑपरेशन प्रतिबंध, राज्यों में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने से संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट और क्या है आगे है, लास्ट देख लेते हैं फिर देखेंगे वापस। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया है। तो इन ऑपरेशन में अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑपरेशन गंगा, रूस यूक्रेन में चलाया गया। ऑपरेशन नारकोस, रेलवे के अंदर नशीले पदार्थों को रोकने के लिए चलाया गया। फिर है ऑपरेशन दोस्त जो कि तुर्की के अंदर चलाया गया। आगे है ऑपरेशन कावेरी जो कि सूडान में चल रहे जो वहां पर गृह युद्ध है उनमें भारतीयों को निकालने के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन कावेरी। तो ये 4 ही ऑपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये ध्यान रखना है। आगे वन लाइन करंट अफेयर्स है। फिनलैंड यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर ओल्की कुलोटो, तो यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। फिनलैंड के अंदर एक शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर जो ऊर्जा का उत्पादन करेगा ओली कुलोटो, ये 1600 मेगावाट की ऊर्जा का उत्पादन करेगा ओली कुलोटो। तो नाम इंपोर्टेंट है, ओल्की लुओटो, फिनलैंड के अंदर है। आगे है इंडोनेशिया से समुद्री में समारे अपनी राजधानी जकार्ता को
बोर्नियो के अंदर शिफ्ट कर रहा है। तो इंडोनेशिया की राजधानी भी जकार्ता, यहाँ पर ये इंडोनेशिया है, ये येलो येलो पार्ट के अंदर पूरा है। यहाँ पर बहुत सारे द्वीप बने हैं, तो जकार्ता इस जगह पर है। तो जकार्ता के अंदर अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जो समुद्र है जो वो अपने समुद्र का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसी को देखते हुए जो ये बोर्नियो है, ये बोर्नियो है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी राजधानी को शिफ्ट की जा रही है इंडोनेशिया द्वारा। तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन से कौन से देश ने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया है, तो वो इंडोनेशिया है। तो अपना इस प्रकार से अपने वर्ल्ड अफेयर्स को देख लिया, जितना भी था। अपन ने G20 को देख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट इस पर G20 है। बाकी दूसरी भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमने सभी देख ली। जनवरी से लेकर अभी तक, जनवरी से लेकर के अभी तक जितना भी करंट अफेयर्स था IR को लेकर के हमने सारा डिस्कस कर लिया है। और IR से जो भी क्वेश्चन बनेगा उम्मीद है इससे बन जाएगा। और अगर आपने ये क्लास देख ली है तो वापस एक बार आप PPT को वापस देख लेना, और स्पेशली आप G20 को एक बार जरूर देख लेना। G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सम्मेलन था, भारत की इसकी थीम क्या थी, भारत से पहले इसकी अध्यक्षता किसने की थी, भारत के बाद अध्यक्षता कौन करेगा, और इसके बाद जो भारत मंडपम थी उसमें क्या क्या इनिशिएटिव थे, कौन कौन सी जगह क्या थी। पहली जो बैठक शेरपा में पहली बैठक शेरपा की उदयपुर में हुई थी, और भारत के वो कौन से हैं शेरपा, तो दास है, अभिकांत है वो। और आगे हैं G20 की जो शेरपा अमिताभ कांत है, सॉरी। जो G20 के सदस्य राष्ट्र कौन से हैं, 20 सदस्य राष्ट्र को आपको याद करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 या 3 बार पढ़ना है इसे अच्छे से। गेस्ट को याद नहीं रखो तो भी चल जाएगा, एक बार अपन ने ऐसे ही देख लिया, लेकिन जो इसके परमानेंट सदस्य हैं वो सभी को याद करने हैं। तो इस प्रकार से हमने जो भी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव थे सभी को डिस्कस कर लिया, अपने संघाई सहयोग संगठन को भी डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।